अब जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 4 वो है मटेरियल का, मटेरियल कॉस्ट। लास्ट चैप्टर में कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि बाय एलिमेंट जो कॉस्ट है वो तीन टाइप्स की होती है: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। तो वन बाय वन अब आने वाले जो चैप्टर्स हैं इन्हीं तीनों कॉस्ट को इन डिटेल डिटेल में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्ट से। तो मटेरियल कॉस्ट होती क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में आप जो कॉस्ट इनकर करते हो मटेरियल्स खरीदने के लिए, कंपोनेंट्स खरीदने के लिए, पार्ट्स खरीदने के लिए, उसको आप मटेरियल कॉस्ट कहते हो। और मैंने आपको बताया भी था कि आगे मटेरियल कॉस्ट की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो कि आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो कॉस्ट यूनिट पे, किसी कॉस्ट सेंटर पे या किसी प्रोडक्ट पे। वो आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, अब शर्ट पे जो कपड़ा लगा हुआ है, अब वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक शर्ट, आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, शर्ट को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ इस पे ये जो कपड़ा लगा हुआ है। तो ट्रेस अगर एक चीज़ आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, उस चीज़ को आप डायरेक्ट मटेरियल कहते थे। इसके बाद जो दूसरी टाइप थी वो थी इनडायरेक्ट मटेरियल की। इनडायरेक्ट मटेरियल में वो मटेरियल कॉस्ट थी जिसको आप डायरेक्टली जो है ना ट्रेस नहीं कर सकते थे, ट्रेस नहीं कर सकते थे, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, एट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। ये डिफरेंट वर्ड एग्जाम किट में और एग्जामिनर यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो शर्ट है वो शर्ट सुइंग मशीन से बनी होगी। अब उस मशीन की मेंटेनेंस के लिए आपने कोई ऑयल या फ्लूइड या लुब्रिकेंट लिया होगा जिससे आपने उसको क्लीन किया होगा ताकि मशीन एफिशिएंटली रन कर सके। अब वो जो ऑयल है वो भी मटेरियल है। लेकिन एक शर्ट को देख के आप ये नहीं बता सकते कि यार इस पे ऑयल लगा हुआ है, ऑयल की कॉस्ट लगी हुई है, ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। ऐसा मटेरियल जो आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। फिर उसके बाद एक मटेरियल कॉस्ट में एक एक्सेप्शन थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि वो मटेरियल, ठीक है, जो बाज़ाहिर खुद जिसकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत बहुत मिनिमल हो और आप वो चीज़ बल्क में खरीदते हो, वैसे ही जो मटेरियल होता है, वैसी जो कॉस्ट होती है, उसको आपने डायरेक्ट नहीं कहना बल्कि इनडायरेक्ट कहना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, शर्ट के बटन्स हो गए, नेल्स हो गए, स्क्रूज हो गए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनकी कॉस्ट पर यूनिट सिंगल जो है वो बहुत बहुत मिनिमल होती है और वो चीज़ आप बल्क में खरीदते हो, ऐसी चीज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। तो ये एक एक्सेप्शन थी। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स के फर्दर डिटेल में। अब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है वो इन्वेंट्री कहलाता है, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स बॉट फॉर रीसेल, यानी कि आपने गुड्स लिए हैं और उनसे आप प्रोडक्शन करके उसको दोबारा सेल करते हैं। ऐसे मटेरियल को आप इन्वेंट्री कहते हो। अब इन्वेंट्री जो है वो थ्री टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो जो रॉ फॉर्म में आप सप्लायर से खरीदते हो उसको आप रॉ मटेरियल कहते हो। फॉर एग्जांपल, आप की टॉय कंपनी है, ठीक है, टॉय मैन्युफैक्चर है, आप टॉयज बनाते हैं, आपने सप्लायर से प्लास्टिक खरीदा, ठीक है। अभी जो प्लास्टिक है ये आपका रॉ मटेरियल होगा। फिर दूसरी टाइप इन्वेंट्री की थी, उसको आप कहते थे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि इस प्लास्टिक से जब आपने काम शुरू कर दिया, प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो इन्वेंट्री है उसको आप वर्क इन प्रोग्रेस कहोगे। फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन आपकी कंप्लीट होगी और फाइनली जो इन्वेंट्री है वो आपकी प्रिपेयर होगी और रेडी फॉर सेल होगी, ठीक है, जब वो तैयार होगी बिल्कुल, अब आप उसको अब सेल कर सकते हैं, तो वैसी जो इन्वेंट्री है उसको आप फिनिश्ड गुड्स कहते हो। तो ये इन्वेंट्री की तीन टाइप्स हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है वो यूनिट्स जो कि प्रोडक्शन में आपने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, लेकिन अभी वो साल के आखिर में इनकम्प्लीट है, यानी कि अभी स्टिल उन पे काम होना बाकी है। तो वैसे यूनिट्स को आप वर्क इन प्रोग्रेस कहते हो, ठीक है, इसीलिए इसका नाम वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये इन्वेंट्री की तीन टाइप्स हैं। अब जो इन्वेंट्री रेडी फॉर सेल है उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वो तैयार हो के उस पोजीशन में हो कि वो अब सेल हो सके। फॉर एग्जांपल, आप जब टॉय बनाते हैं और टॉय को आप पैकिंग भी करते हैं, तो जब आप पैकिंग कर चुके होंगे उसके बाद वो इन्वेंट्री जो है वो रेडी फॉर सेल कहलाएगी, बिफोर पैकिंग नहीं कहलाएगी। रेडी फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि आपने उस पोजीशन में हो कि आप बिक सकती हो। तो अगर आप उस टॉय को जो है पैकेजिंग आप उसकी करते हैं, तो पैकेजिंग होने के बाद एक दफ़ा जब उसकी प्रोडक्शन भी कंप्लीट होगी और पैकिंग होगी, फिर उसको हम रेडी फॉर सेल कहेंगे। अगर उसकी फॉर एग्जांपल टॉय बन गया लेकिन अभी तक उसकी पैकेजिंग नहीं हुई, तो स्टिल वो वर्क इन प्रोग्रेस ही कहलाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों के जहन में होना चाहिए। तो ये इन्वेंट्री की जो है तीन टाइप्स थी। रॉ मटेरियल जो कि रॉ फॉर्म में आप सप्लायर से खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आप टॉय मैन्युफैक्चर, आपने प्लास्टिक लिया,
जब आपने उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, प्लास्टिक से आपने टॉयज फाइनली बनाना शुरू कर दिए, तो उस इन्वेंट्री को आप वर्क इन प्रोग्रेस कहोगे। और जब वो प्रॉपर रेडी हो गए, अब इस पोजीशन में आ गए कि आप उसको सेल कर सकते हो, तो वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहलाएगी। और फिनिश गुड्स में मैंने आपको बताया था कि रेडी फॉर सेल हो, इसका मतलब ये है कि अगर आप उसकी पैकिंग भी करते हो तो पैकिंग के बाद वो रेडी फॉर सेल यानी कि फिनिश गुड कहलाएगी। अगर आपने वो टॉय बना लिया लेकिन स्टिल उसकी पैकेजिंग नहीं हुई, तो स्टिल वो हम कहेंगे प्रोडक्शन में है, वर्क इन प्रोग्रेस होगी। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके बाद फर्दर मूव करते हैं मटेरियल डॉक्यूमेंट्स पे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मटेरियल्स वो खरीदती है, इन्वेंट्री खरीदती है, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व हैं। अब हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हम परचेज साइकिल की बात करेंगे ना, क्योंकि मटेरियल जो हमने परचेज किया वो हमारे लिए कॉस्ट होती है। तो हम इस MA1 के कोर्स में आपको सेल्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ का पता होना जरूरी नहीं है, तो हम परचेज डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड ही बात करेंगे। अब जो ग्रीन हाईलाइटेड है वो सारे कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं साइकिल में, वो हैं पहला आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेकंड आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट, और लास्ट आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अभी जो मैंने ब्लू हाईलाइट की हैं चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो यूजर ऑफ गुड्स होता है, यानी कि उनको गुड्स या इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल चाहिए होता है ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो वो स्टोर से ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। और स्टोर से जब वो ऑर्डर करेगा तो कौन सी डॉक्यूमेंटेशन उसे चाहिए होगी? मटीरियल रिक्वेजिशन नोट। अच्छा, मटीरियल रिक्वेजिशन नोट या गुड्स रिक्वेजिशन नोट। मटेरियल रिक्वेजिशन नोट का काम क्या होता है? अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर्स डिपार्टमेंट से गुड्स ऑर्डर करने हैं तो जो डॉक्यूमेंट वो उनको भेजेगा उसको आप मटेरियल रिक्वेजिशन नोट कहोगे। अब अगर स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास वो रेलिवेंट मटेरियल या इन्वेंट्री है तो वो इन्वेंट्री दोबारा यहाँ से वो इशू कर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला तब तक इशू नहीं करेगा जब तक उसको ये चीज ना मिले, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट। अब फॉर एग्जांपल स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले के पास वो इन्वेंट्री शॉर्टेज में है या वो इन्वेंट्री उसके पास कम है, अब उसने वो इन्वेंट्री उसको मजीद चाहिए, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला, ये मैंने एरो से शो किया है, परचेजिंग डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेगा, ठीक है। परचेजिंग डिपार्टमेंट से कहेगा कि मुझे फलाना फलाना मटेरियल चाहिए जो कि मेरे पास या तो खत्म है या शॉर्टेज में है, और जो डॉक्यूमेंट वो यूज करेगा उसका नाम है परचेज रेक्वजिशन। तो परचेज एक्विजिशन का काम ये है कि स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले को जब बताएगा या उसने उसको ऑर्डर करना होगा कि यार ये मुझे मटेरियल चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो वो ये डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करेगा। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले को जब परचेज एक्विजिशन आ गई तो अब वो क्या करेगा? अब वो जाके सप्लायर ढूंढेगा, जाहिर सी बात है मार्केट में डिफरेंट सप्लायर्स होंगे जिससे उसने मटेरियल लेना होगा। अब सप्लायर को चूज करते हुए कुछ बेसिक सी चीजें जो सबको पता ही होंगी कि आपने देखना है कि कौन सा सप्लायर है जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। आप प्राइस देखेंगे कि यार कौन सा सप्लायर है जो मुझे अच्छी प्राइस ऑफर कर रहा है। फिर उसके बाद आप डिलीवरी टाइम देखेंगे कि यार ये सप्लायर क्या मुझे टाइम पे डिलीवर कर पाएगा गुड्स या नहीं। फिर आप देखेंगे देखेंगे कि यार क्या इसके साथ मेरे कोई पास्ट में हमारी डीलिंग हुई थी, बिजनेस हुआ था, तो हमारे रिलेशंस पास्ट के कैसे हैं। तो ये फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कोई एक सप्लायर वो चूज करेगा। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट वाला जब एक सप्लायर उसने फाइनली चूज कर दिया तो वो एक डॉक्यूमेंट उसको भेजेगा जिसका नाम है परचेज ऑर्डर, ठीक है। परचेजिंग डिपार्टमेंट वाला एक्सटर्नल सप्लायर को एक डॉक्यूमेंट भेजेगा जिसका नाम है परचेज ऑर्डर, और उसमें वो डिटेल्स लिखेगा उस उन गुड्स की, उन मटेरियल्स की, कि मुझे फलाने फलाने मटेरियल्स आपसे रिक्वायर्ड हैं। तो परचेज ऑर्डर का ये काम होता है। अब जब परचेज ऑर्डर एक्सटर्नल सप्लायर के पास चला जाएगा जिसको आपने चूज किया होगा, तो सप्लायर जो है आपका सामान, आपकी गुड्स, आपकी इन्वेंट्री तैयार करेगा, और सप्लायर ये इन्वेंट्री भेजेगा स्टोर्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये एरो यहाँ से यहाँ पर जाता है। सप्लायर्स जो है आपकी गुड्स जो भी आपने ऑर्डर किया उसको रेडी करके स्टोर्स, कंपनी के स्टोर्स डिपार्टमेंट में भेजेगा। अब जब ये गुड्स ट्रांसफर करेगा तो सप्लायर एक डॉक्यूमेंट भी साथ भेजेगा, वो डॉक्यूमेंट वो अपने डिलीवरी ड्राइवर को देगा, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट का काम क्या होता है? डिलीवरी नोट सप्लायर इसलिए भेजता है स्टोर्स डिपार्टमेंट में ताकि स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है या जो क्लर्क है वो इस डिलीवरी नोट को साइन करे,
ताकि उसके पास एक प्रूफ हो, एक एक्नॉलेजमेंट हो कि यार यस कि मेरा सामान वहां पर रिसीव हो चुका है। तो डिलीवरी नोट सप्लायर भेजेगा स्टोर्स डिपार्टमेंट में, उस स्टोर्स डिपार्टमेंट का मैनेजर या क्लर्क या स्टोर कीपर उसको साइन करेगा, और दोबारा वो डिलीवरी नोट सप्लायर के पास चला जाएगा, और सप्लायर के पास एक प्रूफ आ जाएगा कि यस मेरे पास कि मेरा जो सामान है वो कंपनी को रिसीव हो चुका है। तो ये जो है साइकिल है जिसके थ्रू ऑपरेट करती हैं चीज़ें। अब सप्लायर जो है, जब सामान उसको पहुंच जाएगा, वो सप्लायर अपनी परचेज इनवॉइस प्रिपेयर करेगा, ठीक है। परचेज इनवॉइस में उसने गुड्स की डिटेल्स लिखी होंगी और पैसे लिखे होंगे कि यार ये फलाने फलाने गुड्स मैंने दिए हैं और उनकी ये प्राइस है। और एक्सटर्नल सप्लायर ये इनवॉइस कहाँ पर भेजेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है इस इनवॉइस को चेक करना और इनवॉइस को पे करना। अब जब सप्लायर इनवॉइस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज देगा, तो उसके बाद जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला वैसे ही इनवॉइस देख के पेमेंट नहीं करेगा, वो अपनी तसल्ली करेगा, वो चेक करेगा कि यार क्या जो डिटेल्स इसने इनवॉइस में एंटर की हुई हैं क्या ये डिटेल्स वाकई में ट्रू हैं या नहीं है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला गुड्स एक डॉक्यूमेंट बल्कि यहाँ पर रह गया, जब स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले को गुड्स रिसीव हो जाएंगे, स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले को जब गुड्स रिसीव हो जाएंगे, तो वो अपना एक इंटरनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा जिसका नाम है गुड्स रिसीव नोट, ठीक है। यहाँ से मैं मिस कर गया था। जब सप्लायर स्टोर्स डिपार्टमेंट में सामान पहुंचा देगा, डिलीवरी नोट तो दोबारा चला जाएगा सप्लायर के पास एज एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ गुड्स रिसीव हो गए। फिर जो स्टोर कीपर है वो चेक करेगा, वो काउंटिंग करेगा गुड्स रिसीव नोट की, ठीक है। वो काउंटिंग करेगा गुड्स की, और वो जो सारी डिटेल्स हैं वो एंटर करेगा गुड्स रिसीव नोट में। तो ये एक अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। ये बात आपने याद रखनी है कि स्टोर्स वाला खुद ये प्रिपेयर करेगा और इस डॉक्यूमेंट में वो डिटेल्स लिखेगा कि यार ये गुड्स मुझे रिसीव हुए हैं और इतनी क्वांटिटी में हुए हैं। फिर उसके बाद ये उसने आज अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया। अब जब सप्लायर यहाँ पर इनवॉइस भेजेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला जो है वो इनवॉइस को मैच करेगा। पहले वो इनवॉइस को मैच करेगा गुड्स रिसीव नोट के साथ। क्यों? क्वांटिटी चेक करने के लिए। क्वांटिटी चेक करने के लिए कि क्या इनवॉइस में जो इसने गुड्स की क्वांटिटी लिखी हुई है, जो गुड्स लिखे हुए हैं, क्या वाकई में ही मुझे वो गुड्स मिले। तो उसकी तसल्ली करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, वो गुड्स रिसीव नोट की कॉपी मंगवाएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले से। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला जब उसको गुड्स रिसीव नोट की कॉपी भेजेगा, फिर वो गुड्स रिसीव नोट को और इनवॉइस को मैच करेगा और देखेगा कि यार परचेज इनवॉइस में जो इसने गुड्स लिखे हुए हैं क्या वही गुड्स मुझे रिसीव हुए हैं या नहीं। तो क्वांटिटी चेक करने के लिए वो इनवॉइस को गुड्स रिसीव नोट के साथ मैच करेगा। अब जो परचेज ऑर्डर है उसकी भी कॉपी मंगवाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्यों? प्राइस चेक करने के लिए कि क्या ऑर्डर में जो मैंने प्राइस लिखी हुई थी, जिस प्राइस पे हमारी डीलिंग डन हुई थी, क्या वही प्राइस आपके सप्लाई क्या वही प्राइस परचेज इनवॉइस पे भी मेंशन है या नहीं। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला गुड्स रिसीव नोट की कॉपी और परचेज ऑर्डर की कॉपी के साथ इनवॉइस को मैच करके, ठीक है, जब एक दफा उसकी तसल्ली हो जाएगी कि यस क्वांटिटी भी ऑल राइट है, प्राइस भी सही है, तो वो पेमेंट कर देगा सप्लायर को, ठीक है। तो ऐसे जो है ना पूरा साइकिल वर्क करता है। एक पर्पल हाईलाइटेड शेड में मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि ऑथराइजेशन बाय रेलिवेंट मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट इज मस्ट। हर जो डॉक्यूमेंट है जिसकी हमने बात की, हर डॉक्यूमेंट जिस रेलिवेंट डिपार्टमेंट का होता है उस डिपार्टमेंट के मैनेजर से उसका ऑथराइजेशन होना जरूरी है, ठीक है। ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है ऑथराइजेशन का जो कि हर कंपनी में होता है। तो हर डॉक्यूमेंट का ऑथराइज होना जरूरी है। तो इस तरह से इस साइकिल से जो है ना कंपनी बेसिकली जो मटेरियल्स परचेज करती है, ये डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। तो एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन आपका है तो बताते, वरना मैं आगे मूव करता हूँ। सही है। अब ये वही चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। ये वही चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है। मटेरियल रिक्विजिशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स को भेजता है और इसका मकसद ऑथराइज होता है, ऑथराइजेशन करना स्टोर्स डिपार्टमेंट को कि यार हाँ ये डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया तो आप गुड्स रिलीज कर सकते हो। परचेज एक्विजिशन स्टोर्स वाला परचेजिंग डिपार्टमेंट को सेंड करता है, और उसका मकसद क्या होता है? उसको नोटिफाई करना क्या ये मटेरियल मुझे चाहिए। परचेज ऑर्डर जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट वाला एक्सटर्नल सप्लायर को सेंड करता है, ठीक है। और इसका मकसद होता है गुड्स ऑर्डर करना, और इसकी कॉपी जो है आप अकाउंट्स को भी भेजती हो प्राइस चेक करने के लिए।
और फैक्टर्स जो कंसीडर आपने करने होते हैं सप्लायर को चूज करते हुए, प्राइस, क्वालिटी ऑफ गुड्स की, क्या वो हमें अच्छा गुड्स देगा, पास्ट रिलेशन, डिलीवरी प्रॉमिस, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जिनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन डिलीवरी नोट जो है वो सप्लायर स्टोर्स में बेचता है गुड्स डिलीवर के साथ। उसका मकसद ये होता है कि सप्लायर को एज अ प्रूफ मिल जाता है कि यार हाँ मेरे सामान जो है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट तक पहुंच गया। फिर जब सामान रिसीव हो जाता है तो स्टोर्स वाले इंटरनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं अपना, जिसमें डिटेल्स लिखते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, कंडीशन ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके उसके वो डिटेल्स डालते हैं। फिर इसकी कॉपी भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाती है क्वांटिटी चेक करने के लिए इनवॉइस के अगेंस्ट। इनवॉइस जो है वो ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और गुड्स रिसीव नोट की कॉपी के साथ मैच होके फिर पे होती है, ठीक है। और इनवॉइस फिर एंड पे सप्लायर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजता है। तो ये वही चीज़ें मैंने सेपरेट लिखी हुई हैं। अब इनके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स ये थे, कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले मटेरियल्स रिटर्न नोट, ठीक है। अब अभी हमने बात की थी मटेरियल रिक्विजिशन नोट की, कि स्टोर्स वाला जो है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला स्टोर्स वाले को मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजता है। उसमें उसने लिखा होता है कि यार ये मटेरियल्स मुझे चाहिए, आप मुझे सेंड कर दो। अब फॉर एग्जांपल स्टोर्स वाले ने प्रोडक्शन वाले को मटेरियल्स भेज दिए, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का साल के आखिर में कुछ मटेरियल्स अनयूज थे, यानी कि उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई थी और अब इन मटेरियल्स का कोई फायदा नहीं था। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला, अगर उसने वो मटेरियल्स दोबारा स्टोर्स में सेंड करनी हो, ठीक है, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो जो डॉक्यूमेंट वो यूज करेगा उसका नाम होगा मटेरियल्स रिटर्न नोट। तो मटेरियल्स रिटर्न नोट पे ये लिखा होगा कि यार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले को इतने गुड्स दोबारा भेज दिए हैं, तो उसकी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व होंगी। उसके बाद मटेरियल्स ट्रांसफर नोट है, ठीक है। मटेरियल्स ट्रांसफर नोट का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। अब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले के पास फालतू मटेरियल पड़ा हुआ है और दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को चाहिए। अब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला अगर उसने दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को कोई गुड्स ट्रांसफर करने हैं तो वो कर सकता है, और डॉक्यूमेंट जो यूज करेगा उसका नाम होगा मटेरियल्स ट्रांसफर नोट, ठीक है। फिर उसके बाद दो इंपॉर्टेंट ये नोट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स हैं। एक है डेबिट नोट, एक है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, नो नो, रिटर्न नोट इज बिट डिफरेंट। रिटर्न नोट जो होता है, रिटर्न नोट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला स्टोर्स को गुड्स रिटर्न कर रहा होता है अगर कोई फालतू हो। क्रेडिट नोट तो हम सप्लायर को बेचते हैं ना, अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ तो फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। रिटर्न नोट कंपनी के अंदर ही होता है, ठीक है। जो क्रेडिट नोट है वो तो सप्लायर के साथ डीलिंग में आता है। अब डेबिट नोट स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला सप्लायर को बेचता है। और क्यों बेचता है? अगर स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले ने जो गुड्स उसको मिले हैं, अगर उस गुड्स, जो गुड्स हैं वो कोई फॉल्टी हो, खराब हो, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ना हो, जो हमने मंगवाए थे वो ना हो, तो सब स्टोर्स वाला बंदा सप्लायर को एक डॉक्यूमेंट भेजेगा जिसका नाम है डेबिट नोट। और डेबिट नोट में वो लिखेगा कि फलाना फलाना जो आइटम है आपने मुझे दिया है ये फॉल्टी है, या ये आइटम मैंने नहीं मंगवाया था, आपने गलत आइटम बेच दिया। तो डेबिट नोट का ये मकसद होता है। तो जो स्टोर्स वाला है वो सेंड करेगा सप्लायर को डेबिट नोट, ठीक है। और उसमें क्या लिखेगा कि यार आपने ये चीज़ मुझे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स नहीं दी है, डैमेज थी या फॉल्टी थी। अब जब सप्लायर को डेबिट नोट मिलेगा तो सप्लायर उस डेबिट नोट को रिसीव करते हुए उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट जनरेट करेगा। क्रेडिट नोट का मकसद ये होता है कि सप्लायर कहेगा कि जितने जो मैंने आपको गुड्स फॉल्टी दिए या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं थे, आप उनकी प्राइस जो है ना वो इनवॉइस में से कैंसिल कर दो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल $1000 के गुड्स जो है ना सप्लायर ने आपको डिलीवर किए थे, $300 के गुड फॉल्टी निकले। अब ये जो $300 के गुड थे, ये आपने डेबिट नोट के थ्रू सप्लायर को इन्फॉर्म किया कि यार ये फलाने फलाने गुड्स जो हैं ये तो फॉल डैमेज्ड हैं, या हमने जो मंगवाए थे वो नहीं है। तो सप्लायर क्रेडिट नोट जनरेट करेगा, उसमें कहेगा कि यार ये जो 300 है ना, इससे तुम अपनी इनवॉइस को काट दो, पेमेंट रिमेनिंग यानी कि सिर्फ 700 करते ना। तो ये होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। क्लियर है ये? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आगे मूव करते हैं। सही है। अब स्टोर्स रिकॉर्ड्स, ठीक है, स्टोर्स के अंदर आपको कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि स्टोर्स में मटेरियल आ रहा होता है, स्टोर से आप मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू इशू कर रहे होते हो, ठीक है। तो आपने
उनको किस किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये दो तरीके हैं। एक है बिन कार्ड। बिन कार्ड में आप क्वांटिटी लिखते हो इन्वेंट्री की, जो आप इशू करते हो, रिसीव करते हो, या करंट बैलेंस है। यानी कि बिन कार्ड में आप ये लिखते हो कि यार इतने यूनिट्स मुझे रिसीव हुए, इतने यूनिट्स मैंने इशू किए, और करंटली मेरे पास इतने यूनिट्स हैं। तो बिन कार्ड में आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हो। जो इन्वेंट्री लेजर सिस्टम है उसमें आप क्वांटिटी और वैल्यू दोनों रिकॉर्ड करते हो। यानी कि मेरे पास इतने गुड्स आए इतनी कॉस्ट के, इतने गुड्स मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू किए जिनकी कॉस्ट इतनी थी, और अभी मेरे पास इतने यूनिट्स मौजूद है जिनकी वैल्यू या कॉस्ट इतनी है। तो इन्वेंट्री लेजर सिस्टम में आप क्वांटिटी भी रिकॉर्ड करते हो और गुड्स की कॉस्ट या वैल्यू भी रिकॉर्ड करते हो। तो ये इसमें इनका ये डिफरेंस है बिन कार्ड में और इन्वेंट्री लेजर सिस्टम में। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब आते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपके M1 में भी है, यही कॉन्सेप्ट आपके M2 में भी है, यही कॉन्सेप्ट आपके F2 के एग्जाम में भी है। ठीक है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग इशू ऑफ मटेरियल्स। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि यार स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को मटेरियल्स बेचता है। स्टोर्स वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल बेचता है। अब स्टोर्स वाला जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल बेच रहा है, अब उसने उस मटेरियल को रिकॉर्ड भी करना है कि यार मैंने कितनी वैल्यू का या कितनी कॉस्ट का मटेरियल मैंने उसको बेचा है। लेकिन एक मसला ये आ जाता है कि जो मटेरियल्स है स्टोर्स वाले के पास वो डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट प्राइसेस पे आ रहे होते हैं। हो सकता है 100 kg या 1000 kg उसे आज आया हो सकता है 500 kg उसे 15 दिन पहले आया हो सकता है 300 kg जो स्टोर में पड़ा हुआ है वो उसको पिछले महीने आया हो। अब क्योंकि मार्केट एक वॉलेटाइल मार्केट है, कॉस्ट तो चीज़ों की प्राइसेस तो हर रोज चेंज होती रहती हैं। तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि यार मेरे पास जो स्टोर्स में सामान पड़ा हुआ है वो डिफरेंट दिनों में आया हुआ है, मुख्तलिफ दिनों में आया हुआ है, और मुख्तलिफ कीमतें उसकी मुख्तलिफ कॉस्ट है। तो मुझे क्या पता चलेगा कि यार मैंने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को इशू किया है उसकी मैं क्या कॉस्टिंग करूं, उसको मैं क्या वैल्यू दूं कि यार इतने का इतनी कॉस्ट का सामान मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को दिया है। तो ये जो प्राइसिंग की इशू है ना, इस इशू को सॉल्व करने के लिए चार मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आप क्या करते हैं कि जो सामान आपके पास सबसे पहले आया होता है ना, आप वही सामान सबसे पहले देते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपको एक स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले की तरफ से एक रिक्वेजिशन नोट मिला कि यार इतना सामान मुझे इशू कर दो, ठीक है, मुझे 200 kg दे दो। तो आप वो वाला 200 kg देंगे जो आपको सबसे पहले रिसीव हुआ है, ठीक है, उसी की प्राइस पे देंगे, उसी की कॉस्ट पे देंगे। इसको आप कहते हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अगर आप लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार अगर मुझे कोई स्टोर्स की तरफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से मटेरियल्स का ऑर्डर आया कि यार इतने मटेरियल्स मुझे इशू कर दो, तो आप जो है जो लास्ट लेटेस्ट मटेरियल जो आपके पास आया हुआ है ना, लेटेस्ट मटेरियल, वो आप पहले दोगे। यानी कि आपकी अगर आप लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, और देन वेटेड एवरेज मेथड में आप एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालोगे। वो आप कैसे निकालोगे, अब उस पर हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है, ये मैंने किट से उठाई है एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल इसमें जो हमने रिक्वायरमेंट है हमारी, वो हमने निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है, जो हमारे पास इन्वेंट्री बच जाएगी साल के आखिर में या महीने के आखिर में, उसकी वैल्यू क्या है। अब इसी क्वेश्चन से मैं आपको सारे मेथड्स करके बताऊंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो वेटेड एवरेज के दोनों मेथड्स हैं, एक कम्युलेटिव मेथड है और एक पीरियोडिक। तो स्टार्ट करते हैं। अब एक एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अगर आपको आता है ना तो बस आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। यही फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है और इसी फॉर्मेट के थ्रू आप सब आंसर्स निकाल सकते हैं। मैं आपको एंड पे बताऊंगा भी कि कैसे और किस तरह एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है। फॉर्मेट में एक बनाने जा रहा हूँ, ये आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहले डेट, उसके बाद आपने लिखना है इन्वेंट्री स्टेटस। इन्वेंट्री स्टेटस का मतलब है कि इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री जा रही है, क्या है। उसके बाद आपने लिखने हैं यूनिट्स, ये कितने यूनिट्स हैं। उसके बाद आपने लिखना है कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की क्या कॉस्ट है, और देन टोटल वैल्यू, ये एक यूनिट की इतनी कॉस्ट है तो जितने यूनिट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या होगी। तो ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट की टू सक्सेस है। ये फॉर्मेट अगर आप बना के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं फाइफो मेथड करूंगा, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आउट मेथड। यही एग्जांपल से मैं चारों मेथड्स आपको कराऊंगा।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फाइफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले इन्वेंट्री आपके पास आएगी वही इन्वेंट्री आपने सबसे पहले इशू करनी है। इशू करने का मतलब होता है देना, रिसीट का मतलब है कि आपको रिसीव हो रही है। अब ये एग्जांपल है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब है महीने के शुरू की इन्वेंट्री, क्योंकि हम मंथ ऑफ जनवरी की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट जैन। और इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री है, मैं ओपी लिख लेता हूँ। और इसके यूनिट्स कितने हैं? 500। 500 इसके यूनिट्स हैं। अब इन्होंने डॉलर में आपको वैल्यू बताई हुई है, यानी कि टोटल वैल्यू बताई हुई है। तो टोटल वैल्यू इसकी 1250 है। अब आपको पता है कि 1250 इसकी वैल्यू है और 500 यूनिट्स हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 1250 को आप 500 से डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2.5। टोटल वैल्यू 1250 है और यूनिट्स 500 हैं, तो एक की वैल्यू 2.5 आ गई। इसके बाद आपको 4 जनवरी को यूनिट्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं, ठीक है। ये रिसीट्स की डिटेल लिखी है। रिसीव का मतलब है कि आर है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री जो है वो रिसीव में लिख सकता हूँ। रिसीट्स आर का मतलब कि हमें रिसीव हुई है। कितने यूनिट्स हमें रिसीव हुए? 1000 यूनिट्स हमें रिसीव हुए हैं। और इनकी वैल्यू कितनी है? 2750। अगर मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो मैं सीधा सीधा इनको डिवाइड कर दूंगा। 2750 डिवाइड बाई 1000 से आपके पास 2.75 आ जाएगा। उसके बाद 11 जनवरी को अगेन आपने यूनिट्स रिसीव किए हैं, तो मैं आर लिखूंगा। 1600 यूनिट्स आपने रिसीव किए हैं, मैं 1600 यहाँ पर लिख देता हूँ। इनकी वैल्यू थी 4480। और कॉस्ट पर यूनिट जो है वो होगी 4480 डिवाइडेड बाय 1600, 2.8 आ जाएगी मेरे पास। उसके बाद अगेन 18 जनवरी को मैंने सामान रिसीव किया, तो मैं यहाँ पर आर लिखूंगा। रिसीव 1200 मैंने यूनिट्स रिसीव किए, उनकी वैल्यू थी 3480। तो 3480 डिवाइडेड बाय 1200 मेरे पास आ जाएगा 2.9। अब आता है 19 जनवरी को इशू। 19 जनवरी को इशू, इशू का मतलब है कि आपने यूनिट्स देने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इशू के लिए मैं आई लिख रहा हूँ और इसमें मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ। इसकी रीजन ये है कि यार ये तो मैंने देने देने हैं, इसका मतलब ये है ना कि मेरे यूनिट्स कम होंगे। तो मैंने 2100 यूनिट्स देने हैं, तो मैं इसके अगेंस्ट एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, यानी कि ये यूनिट्स जाएंगे क्योंकि मैंने स्टोर से निकाल के प्रोडक्शन को देने। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोडक्शन को किस कॉस्ट पे देने। जब आप यूनिट्स उसको दोगे तो क्या कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे कि यार इस कॉस्ट पे मैंने उसको दिए। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, प्राइसिंग इशू। प्राइसिंग इशू तो क्योंकि मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वो वाले यूनिट्स दूंगा जो मेरे पास सबसे पहले आए हैं। यानी कि जो सबसे पहले वाले पड़े हुए वो पहले दूंगा, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले, और उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले। तो यहां पर आप लिख दें W1, यानी कि वर्किंग वन। तो यहां पर सेपरेटली हम वर्किंग करते हैं। अब आपने 2100 यूनिट्स देने और आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ें, तो पहले जो सबसे पुराने पढ़े हुए आप वो देंगे, फिर उसके बाद उससे नए ऐसे करके आपने देने। तो 2100 आपने देने, तो सबसे पहले तो आप 2100 जो है ना, इन 500 को, इस 500 को पहले देंगे, क्योंकि ये सबसे पहले पड़ा हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 2100 में से 500 जो है वो आप देंगे 1 जनवरी वाला, और उसकी वैल्यू कितनी थी? 2.5। तो वो 500 आप 2.5 पे देंगे, प्लस उसके बाद आप ये 1000 देंगे। ये 1000 जो आपने 4 जनवरी के लाए थे, वो 1000 आप कितनी कॉस्ट पे देंगे? 2.75 पे। तो मल्टीप्लाई बाय 2.75। अब 1500 तो आप दे चुकी हैं, 2100 था, 2100 में से 1500 आप लोग दे चुके हैं, तो पीछे कितना बच गया? 600 बच गया। वो 600 आप यहां से देंगे, तो मैं यहां से यहां पर प्लस कर दूंगा। प्लस 600 टाइम्स 2.8। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसे ऑपरेट करता है कि जो फर्स्ट हैं, जो स्टार्टिंग वाले हैं, उनको देना है, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये ऐसे वर्किंग होगी। ये चीज क्लियर है आपको, ये जो किया है मैंने? अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या है? इन सारों को मल्टीप्लाई करके आप ऐड करें। 600 टाइम्स 2.8, 1680 आ जाएगा। और ऊपर वाला 2750 है, देन 1250। तो 5680 बन रहा है। तो जो 2100 यूनिट्स मैंने दिए हैं उनकी वैल्यू होगी 5680। ऐसे जो है फाइफो ऑपरेट करता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें।
द रीजन इज कि मैंने देने ही 2100 यूनिट्स है ना, तो 2100 यूनिट्स हो चुके हैं, 500 यहाँ से दिए, तो यहाँ पर मतलब जीरो रह गया, 1000 यूनिट्स मैंने यहाँ से दिए तो यहाँ पर जीरो हो गया। देखे ना, टोटल 2100 देने, 1500 दे चुका, पीछे 600 रह गए, तो 600 में यहाँ से दूंगा, यानी कि 11 जनवरी के मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1000 बच जाएंगे। तो 2100 सारे का सारा मैं इशू कर चुका हूँ ना, तो दैट इज द रीजन कि 18 जनवरी वालों की तो अभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो सारे जो देने थे मैंने कर लिए हैं। ठीक है, अब वैल्यू ऐसे निकालनी है आपने, ठीक है। तो अब जो आप 2100 यूनिट्स देंगे वो इस कॉस्ट पे देंगे, इस प्राइस पे देंगे या इस कॉस्ट पे देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को। और हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर हमने यूनिट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजने हैं तो यार हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी कॉस्ट के यूनिट्स भेजे, और उसी का हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं फाइफो। अब 19 जनवरी के बाद अगेन अगेन 25 जनवरी को आपको रिसीट्स मिली हैं, यानी कि यूनिट्स रिसीव हुए हैं। तो 1500 यूनिट्स रिसीव हुए हैं और वैल्यू है उनकी 4350, ठीक है, 4350। तो 4350 डिवाइडेड बाई 1500 में करता हूँ, मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, तो वो आ गई है मेरे पास 2.9। अब महीने के एंड पे 31 जनवरी को फिर से मैंने इशू करने 1800 यूनिट्स। तो इशू करना है, इशू करने का मतलब होता है देना, यानी कि नेगेटिव माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये तो मुझे देने तो स्टोर से निकल जाएंगे। 1800 मैंने देने, और मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पढ़ रहा हूँ, तो मैं वर्किंग टू लिखता हूँ और यहाँ पर मैं वर्किंग टू लिखता हूँ। अब मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से 1800 यूनिट्स देने हैं, तो मैं सबसे जो पहले वाले हैं उनको पहले दूंगा और उसके बाद वाले उनको बाद में दूंगा, ऐसे ही चलूंगा। अब मेरे पास जो सबसे पुराने पड़े हुए वो मेरे पास ये 11 जनवरी के 1000 यूनिट्स बच गए। 600 में दे चुका था, तो पीछे 1000 रहते हैं, ऊपर वाले तो दोनों में ऑलरेडी दे चुका हूँ, वो तो मेरे पास रहे ही नहीं है इन्वेंट्री। तो मैं ये 1000 दूंगा, और इन 1000 की कॉस्ट क्या है 2.8, तो मैं 1000 यूनिट्स जो हैं वो मैं यहाँ से दूंगा, तो 1000 में 2.8 पे दूंगा, प्लस रिमेनिंग जो 800 है, क्योंकि मैंने 1800 इशू करने हैं, तो 800 जो है मैं उससे अगले वाले देखूंगा कि कौन से मेरे पास हैं, तो वो ये 18 जनवरी वाले, तो मैं 800 यहाँ 18 जनवरी से दूंगा। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2.9, क्योंकि ये इनकी कॉस्ट पर यूनिट 2.9 है। तो ऐसे आपने इशू की वैल्यू निकालनी है। अब इसको भी आप ऐड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 31 जनवरी के इशू की। तो ये आ जाएगी 800 टाइम्स 2.9 प्लस 100 टाइम्स, सॉरी 1000 टाइम्स 2.8, तो ये आ जाएगा 5120, यानी कि जो 1800 यूनिट्स इशू किए हैं उनकी वैल्यू ये है। अब क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल लेते हैं कि मेरे पास महीने के एंड पे यूनिट्स कितने बच गए और मेरे पास महीने के एंड में जो यूनिट्स बचे हैं उनकी वैल्यू कितनी है। तो निकालने के लिए आपने प्लस माइनस करना है, सिंपल, ठीक है। 500 यूनिट्स आपके पास 1 जनवरी पे थे, 400 यूनिट्स आपके पास थे, सॉरी 1000 यूनिट्स आपके पास 4 जनवरी पे थे, 1600 यूनिट्स आपके पास 11 जनवरी पे थे, 1200 यूनिट्स आपके पास 18 जनवरी पे थे। फिर 2100 आपने दे दिए, तो 2100 को माइनस करना है, देन अगेन आपके पास 1500 आए वो ऐड करना है, देन अगेन आपने 1800 यूनिट्स दे दिए। तो महीने के आखिर में जो आपके पास यूनिट्स बच गए वो 1900 यूनिट्स बच चुके हैं। और वो आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि ये देखें ना, ये 1000 भी आपने दे दिए थे तो यहाँ से भी जीरो हो गया बैलेंस, इन 1200 में से 800 आपने ऑलरेडी दे दिया, तो यानी कि 400 रह गए, ये वाले 400 ये वाले रह गए और 1500 ये वाले, तो इनको आप डायरेक्ट भी प्लस करें तो 1900 आता है, वरना ऊपर से भी आप वर्किंग करें तो सेम ही होगा। तो ये तो यूनिट्स आ गए। अब अगर हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, कितने वैल्यू के यूनिट्स थे, तो उसके लिए इस ये सारे जो पॉजिटिव हैं इनको ऐड करना है, और जितनी कॉस्ट आपने दे दी है उसको माइनस करना है, ठीक है। तो अब इसको माइनस प्लस करते हैं, 1250 थे हमारे पास वैल्यू, फिर 2750 के मजीद आए, फिर 4480 के मजीद आए, उसको मैं ऐड करूंगा, 3480 के मजीद आए, उसको मैं ऐड करूंगा, फिर 5680 के मैंने इशू कर दिए, वो मैं माइनस करूंगा, फिर मेरे पास 4350 आए, मैं वो ऐड करूंगा, देन अगेन मैंने 5120 को डिडक्ट कर दिया, तो वो मैं निकाल दूंगा। तो महीने के आखिर में जो मेरे पास इन्वेंट्री बच गई है उसकी वैल्यू 5510 होगी। और महीने के आखिर में जो इन्वेंट्री बच जाए उसको आप क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हो, सीडी का मतलब है कैरी डाउन या क्लोजिंग, ठीक है। तो
ये आपका फाइफो मेथड है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गई, और कितनी कॉस्ट पे हमने इशू करने हैं उस पे भी हमने डिस्कस कर लिया। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है एग्जाम में। कोई क्वेश्चन है? सही है। अब क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आएगा MA1 का एग्जाम जब आप देंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा? तो सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, जो अभी मैंने रिक्वायरमेंट भी आपसे कही थी हमने निकालनी है, कि ये वाला मेथड इस्तेमाल करके मुझे बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है। तो अगर उसने ये पूछा तो आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है, 5510 है। फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि यार 19 जनवरी को जो आपने इशू किया था उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर वो आपसे ये पूछे तो आप इजीली बताएंगे जी ये 5680 है, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछे 31 जनवरी को जो आपने इशू किया था उसकी वैल्यू क्या है, वो 5120 है। अगर वो आपसे पूछे कि इस महीने में जितने भी आपने इश्यूज किए हैं उनकी वैल्यू बताओ, तो आपने 5120 और 5680 को ऐड कर देना है, सिंपल। ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल चीजें जो कि एग्जामिनर आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट में पूछ सकता है। तो ये था हमारा फाइफो मेथड। अब मैं ये यहाँ से डाटा इरेज करता हूँ और मैं इसी के थ्रू जो है ना लाइफो मेथड सॉल्व करूंगा। डिफरेंस जो है सिर्फ क्या आएगा, इशू की कॉस्ट में, तो बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। तो मैं इशू वाली जो चीजें हैं उनको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही डिफरेंस आएगा, बाकी सारा कुछ सेम होगा। आप लोगों ने जब खुद करना है तो पहले सॉल्व करना है फाइफो से, फिर सेपरेट पेज पे आपने लाइफो करना है, ठीक है। मैं यहाँ से सारा डाटा इरेज कर देता हूँ। अब हमारा क्लोजिंग वैल्यू यूनिट्स भी हमारे 1900 ही रहेंगे, ठीक है। सिर्फ हमारा ये वर्किंग वन और वर्किंग टू चेंज होगी। मैं यहाँ से इसको रेस कर देता हूँ। अब यहाँ से हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइफो। लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो यूनिट्स आपके पास जो लेटेस्ट आए ना, लेटेस्ट जो रीसेंट वाले हैं, वो आपने पहले देने, उसके बाद उससे पुराने वाले, उसके बाद उससे पुराने वाले। यानी कि अब हम उल्टा चल रहे हैं। तो अब देखते हैं। बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी वही है, कोई चेंजेस नहीं आएंगी, जस्ट हमारी इशू की कॉस्ट में, इशू की वैल्यू में डिफरेंस आएगा। तो अब मैं, पहले मैंने 2100 इशू करना था, वर्किंग वन मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब मैं लाइफो मेथड पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो पुराने या जो सबसे रीसेंट आए हुए ना, पहले मैंने वो यूनिट्स देने। तो 2100 से पहले, 19 जनवरी के 2100 से इशू से पहले मेरे पास जो सबसे रीसेंट यूनिट है वो 18 जनवरी के, और वो कितने, 1200। तो पहले तो मैं 1200 ये वाले दूंगा, और उनकी कॉस्ट पर यूनिट थी 2.9। पहले तो मैं ये वाले दे दूंगा। देन क्योंकि मैंने 2100 देने, रिमेनिंग 900 मेरे पास रह गए, तो रिमेनिंग 900 में उससे पुराने देखूंगा, तो उससे पुराने 11 जनवरी वाले, तो मैं वो 900 यहां से दूंगा। तो यहां पर 700 बच गए, यहां पर कुछ भी नहीं बचा, सारे के सारे मैंने दे दिए। तो ये हो जाएगा 900 टाइम्स 2.8। 1200 मैंने 2100 जो मैंने इशू करना था उसमें से 1200 मैंने दिया 18 जनवरी के यूनिट्स में से, और रिमेनिंग जो 900 है वो मैंने 11 जनवरी के यूनिट से दिया। उनकी कॉस्ट पर यूनिट लिखी हुई है। अब मैं इसको ऐड कर लूंगा, मेरे पास इशू की वैल्यू आ जाएगी 1200 टाइम्स 2.9 प्लस 900 टाइम्स 2.8। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6000। तो ये जो 2100 में इशू करूंगा लाइफो मेथड के तहत, उनकी वैल्यू 6000 होगी। देखें वैल्यू डिफरेंट है। अब इसके बाद अब अगला जो मेरा इशू है वो 1800 है, यानी कि 31 जनवरी वाला, और मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ रहा हूँ। तो मैं देखूंगा कि 1800 से पहले, 31 जनवरी से पहले मेरे पास सबसे रीसेंट कौन से हैं। 31 जनवरी से पहले मेरे पास 25 जनवरी वाले मौजूद हैं, और कितने, 1500। तो ये जो 1800 है इसके 1500 में यहां से दूंगा 2.9 पे, क्योंकि इनकी कॉस्ट पर यूनिट 2.9 है। अब 1800 देने थे, 1500 मैंने ये वाले दे दिए, रिमेनिंग मेरे पास 300 बच गया। और वो 300 में देखूंगा कि इससे पुराने कौन से हैं। इससे पुराने 18 जनवरी वाले थे, लेकिन वो हम सारे के सारे दे चुके हैं। और उससे पुराने 11 जनवरी वाले थे, जिसके अभी 700 बचते हैं, तो मुझे सिर्फ 300 ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर 300 ही लूंगा। 300 टाइम्स इनकी कॉस्ट पर यूनिट थी 2.8, तो मैं यहाँ पर 2.8 लिख दूंगा। इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, 1500 टाइम्स 2.9 प्लस 300 टाइम्स 2.8, मेरे पास आ जाएगा 5190। इनकी वैल्यू है 5190। देखें अब ये वैल्यूज में भी थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, यूनिट्स जो है वो यही 1900 है।
अब मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालता हूँ, उसी तरह ऐड और जो वैल्यूज हैं पॉजिटिव उनको ऐड करना है और जो इशू है उनको माइनस करना है। तो 1250 थे मेरे पास, देन 2750 आ गए, देन 4480 आ गए, वो मैंने ऐड किए, देन 3480 मैंने ऐड किए, फिर 6000 के मैंने इशू कर दिए, तो मैं माइनस करूंगा। फिर अगेन मेरे पास 4350 आए, फिर मैंने अगेन 5190 दी है तो मैं माइनस कर दूंगा। तो 5120 क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी अंडर लाइफो मेथड, अंडर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। हर मेथड में डिफरेंट वैल्यूज आएंगी क्योंकि आप मेथड ही डिफरेंट कर रहे हो। लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो रीसेंट चीज पड़ी होती है उसको पहले देना है, फिर उससे पुरानी। जबकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में सबसे पुरानी वाली को पहले देना होता है, फिर उसके बाद वाली को इश्यू करना होता है, फिर उसके बाद वाले को। इस तरह आपने वर्किंग करनी है। तो कोई क्वेश्चन है इसमें भी तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है लाइफो मेथड में तो पूछ लें। सही है, फिर ये अजान हो रही है, फिर नेक्स्ट क्लास जो है ना, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग फिनिश कर रहा हूँ, फिर इसका पार्ट 2 जो है ना मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट।